डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा था बोलिए, मैं वहाँ पढ़ूंगा। पहले ड्रॉ कर लीजिए। एक्चुअल में वाटर का पाइप को यहाँ पे रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, और यहाँ ये पार्ट बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगा, तो एनर्जी को हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, बाय मीन्स ऑफ कोल्ड वाटर यहाँ से भेजते हैं, तो यहाँ से निकलते निकलते हॉट वाटर बन के निकल जाएगा। मतलब हम लोग एनर्जी को एक्चुअली जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। और इस पूरे सेटअप जिस ट्यूब में हो रहा है उस ट्यूब का नाम क्या है? कूलिज ट्यूब। ठीक है। हो गया? चलिए स्टूडेंट, अब इस 10 मिनट पूरा कहानी सुनिए, उससे आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ने आ जाएगा। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और चांस की बात है कि हम लोग बिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़े हैं हीट ट्रांसफर में, राइट? वैसा यहाँ पे, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी एक फार्मूला मिलने वाला है। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था? फोटोन आता था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फोटोन इजेक्ट हो रहा है। एक्सरे का मतलब क्या? हाई एनर्जेटिक फोटोन, हाई एनर्जेटिक फोटोन। यहाँ ध्यान सुनिएगा जिज्ञास। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे, और एक थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत बड़ा है। कुछ को लग रहा है 50 ही तो है, 50 बाद क्या लगाया हुआ है? 50,000 पोटेंशियल डिफरेंस है। 500 या 50,000, 50,000 पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? तो
यहाँ पे इस पॉइंट, इस यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना मेंटेन किया है, 50,000 का। इससे कनेक्टेड है ना, राइट। बट यहाँ के बीच में 50,000 नहीं है, तो मैं इसके बीच में एक यहाँ पे ये मेरा फिलामेंट है और ये मेरा फिलामेंट, ये VF को मैं बोल रहा हूँ फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ काम रहेगा कि इसमें करंट का फ्लो करवाना, राइट। और यहाँ पे करंट का फ्लो होगा तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट एक इस टाइप का फिलामेंट का यूज़ किया गया है। दैट्स वाई कि जब फिलामेंट हीट करे तो यहाँ से करंट का फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें इस सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है और ये जब हीट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीक करेगा, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा, राइट। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आउट होगा वो बिल्कुल जीरो स्पीड का रहेगा। एंड एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर क्या यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ या ना। बट यहाँ से जीरो स्पीड था, राइट। यहाँ तक आते आते स्पीड बिकम्स वेरी वेरी हाई। वजह ये जो हम लोग एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन को, वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या 2 वोल्ट या 10 वोल्ट या 50 वोल्ट नहीं, कितना से 50,000 पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आते हुए इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, स्पीड बिकम्स वेरी, और ऑल ऑफ सडन एब्रप्टली ये इससे कोलाइड करेगा और ऑल ऑफ सडन कम्स इनटू रेस्ट, राइट। तो नहीं लगता कि जैसे ही इस टारगेट मटेरियल से कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन होगा, बोलिए हाँ, बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, राइट। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मैंने सही बोला? तो कोई भी एक्सेलरेशन का मतलब होता है वहाँ पे होता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से नहीं। तो रिटार्डेशन भी है तो किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, राइट। तो अगर कोई एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी ज़्यादा। क्या मैंने सही बोला? तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ सडन इतना हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन को ऑल ऑफ सडन अगर एक टारगेट मटेरियल से जैसे ही हीट करता है, इसके अंदर जाता है, राइट। तो ये हीट करेगा तो इसको ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा डी एक्सेलरेशन को फेस करना पड़ेगा, और उस डी एक्सेलरेशन को फेस करेगा तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैक्सवेल का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जेटिक फोटोन और उसका वेवलेंथ ऑलमोस्ट इस जोन में फॉल करता है, उस जोन को हम लोग बोलते हैं एक्सरे, करेक्ट। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि कोई अब यहाँ पे दो स्टोरी, इसका मतलब समझ में आ गया कि एक्सरे का सोर्स क्या है, बोलिए एक्सरे का सोर्स क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे दो स्टोरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। वैसा एक्सरे जिसका एनर्जी ज़्यादा रहे, वैसा एक्सरे का फोटोन जिसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा उसको बोलेंगे हार्ड एक्सरे, राइट। और हार्ड एक्सरे ज़्यादा मोटा दीवार को पेनिट्रेट कर सकता है, राइट, उसको पे भी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे। और सॉफ्ट एक्सरे का मतलब, सॉफ्ट एक्सरे का मतलब विजुअल लाइट थोड़ी हो जाएगा। अब एक्सरे का भी बहुत बड़ा जोन रहेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल का। इसका मतलब हार्ड एक्सरे ऑब्जेक्टिव, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे डिपेंड्स ऑन फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस या कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस। किस पे डिपेंड करेगा? हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स मतलब एक्सरे का फोटोन का एनर्जी फिलामेंट का पोटेंशियल डिफरेंस पे, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा या इस पोटेंशियल डिफरेंस पे? बोलते ही नहीं भाई। फिलामेंट, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं फिलामेंट का पोटेंशियल डिफरेंस। फिलामेंट का पोटेंशियल डिफरेंस ओनली यहाँ पे फिलामेंट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट, करेक्ट। और इसका हार्डनेस का मतलब है एनर्जी। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेटेड रहेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, उतना ही ज़्यादा रिटार्डेशन होगा, उतना ही ज़्यादा
इनर्जेटिक फोटोन रिलीज करेगा। इट राइट? इसका मतलब है कि हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन व्हाट? हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल। इसको बोले, मैं लिखवा दूंगा, हर एक चीज़ लिखवा दूंगा। हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई यहाँ से अब एक्सरे आउट हो रहा है, राइट? अब मुझे एक्सरे का इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा चाहिए। तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर ज़्यादा स्ट्राइक करे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्राइक करे तब करेगा जब यहाँ से पे करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, राइट? और करंट का फ्लो किस पर डिपेंड करेगा? इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन व्हाट? फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया? दो चीज़ का रोल समझ में आया? फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ से आउट होगा, राइट? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आउट होगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी एक्सरे का ज़्यादा रहेगा। लेकिन इंटेंसिटी के साथ साथ अगर ज़्यादा इनर्जेटिक फोटोन चाहिए एक्सरे का, राइट, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट? अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गन का एक्सपेरिमेंट IIT BHU में होता है जो मैं बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन एकदम बिल्कुल नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ऐसे डिस्पर्स भी हो सकता था, तो हम लोग यहाँ पे एक सेटअप रखते हैं, एक सिलेंड्रिकल टाइप का कर्व टाइप का सरफेस बनाते हैं M, और इसका पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में निगेटिव रखते हैं, लोअर पोटेंशियल पे। क्या रखते हैं? इस फिलामेंट के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल क्या कर देते हैं? निगेटिव पोटेंशियल। तो निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो ये ज़्यादा नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनकर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। क्योंकि आप क्या चाहेंगे? जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल से हिट करे, एग्री? लेकिन अगर यहाँ से डिस्पर्स कर जाता तो यहाँ पे आपका कुछ इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल से हिट नहीं भी कर सकता है। और टारगेट मटेरियल किसका रहेगा? डिफरेंट मेटल का रहेगा, डिफरेंट मेटल का रहेगा। तो अब देखिए, इस ये एक्सपेरिमेंट मोस्टली भी किए हैं, और वहाँ से ही एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया था, तो वो भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप दो चीज़ तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कि एक्चुअल में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ है तो लॉस ऑफ जो भी रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्सरे में। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाएंगे तो यहाँ तक आते आते स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी हाई, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑल ऑफ सडन बिकम्स जीरो ड्यू टू स्ट्राइक विथ टारगेट मटेरियल, राइट? और वो काइनेटिक एनर्जी ही तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट इसके पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी था इस इलेक्ट्रॉन के पास, उस काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 2%, वो 1 से लेकर 2% के बीच में ही एक्सरे में कन्वर्ट होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी वेस्ट होता है एज हीट। मोस्ट ऑफ द एनर्जी किस में वेस्ट होता है? इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वाटर का इनलेट और आउटलेट बनाते हैं, और यहाँ से कोल्ड वाटर भेजते रहते हैं, और इस हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से क्या आउट होता रहेगा? हॉट वाटर। बस इसका यही मैकेनिज्म था, राइट? और यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाए, ख़त्म हो जाएगा? तो नहीं ख़त्म होगा, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस, ये बैटरी है ना, राइट? यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म चलते रहेगा। तो समझ में आ गया? तो बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दो समझ में आ गया है ना? हार्ड एक्सरे मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। फिर फिलामेंट VF का क्या रोल रहेगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने का और कम करने का। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम से क्या फ़र्क पड़ेगा? इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे पे। एनर्जी ऑफ एक्सरे या इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे? एनर्जी ऑफ एक्सरे के लिए किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे कहीं ना कहीं
इस कूलिज ड्यू पोटेंशियल, ये ऑब्जेक्टिव जितना भी मैं बात बोल रहा हूँ सब HCV का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा ही करेगा, एज वेल एज इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। दैट्स वाई अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा मोर देन वन ऑप्शन का, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, पहला ऑप्शन फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा ऑप्शन कूलिज ड्यू पोटेंशियल डिफरेंस, सी बोथ, तो एक्चुअली दोनों होना चाहिए, क्योंकि इसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी इसका इंटेंसिटी डिपेंड करता है। बट मेजर इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, करेक्ट। तो यहाँ से समझ में आ गया है, इसको कंक्लूड किया जाए। लिखिए, पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, द फिलामेंट F is heated by a current. The filament F is heated by a current supply by battery VF, comma, the hot filament emits electron, comma, these electrons accelerated by a very high potential difference. These electrons are accelerated by very high potential difference between the filament and the anticathode, between the filament and the anticathode. फुल स्टॉप, इसमें कंटिन्यू कीजिएगा। द टारगेट मटेरियल इज एम्बेडेड इन एंटी कैथोड, द टारगेट मटेरियल इज, ये देख लीजिएगा, द टारगेट मटेरियल इज एम्बेडेड इन एंटी कैथोड एज सोन इन फिगर, ये पहला पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट, इसको पॉइंट वाइज कर लीजिए, ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द सिलेंडर, इसको मतलब नाम दे रहे सिलेंडर, द सिलेंडर एम सराउंडिंग द फिलामेंट, द सिलेंडर एम इज सराउंडिंग द फिलामेंट is kept at negative potential, with respect to filament, is kept at negative potential with respect to filament, and its purpose is to obtain a narrow beam of electron for heating the target material, यहाँ देखिए मैं इसका पर्पस समझ रहा हूँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सिलेंडर? इस सिलेंडर का पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में निगेटिव पोटेंशियल रखते हैं, लोअर पोटेंशियल। इसका पर्पस क्या है? डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन मिले या नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हीटिंग द टारगेट मटेरियल, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन has very high kinetic energy when it reaches the target, comma, as a result of impact,
वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच द टारगेट मटेरियल। दिस इज योर टारगेट मटेरियल। एक किसी मेटल का है, इसको हम लोग टारगेट मटेरियल बोल रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट electrons are deaccelerated abruptly. As a result of impact, electrons are deaccelerated abruptly. And as a result of impact, electrons are deaccelerated. यहाँ देखिए डीएक्सेलेरेशन क्या यूनिफॉर्मली धीरे धीरे डीएक्सेलेरेशन हुआ है या ऑल ऑफ सडन हुआ है? इसको एब्रप्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉमा। एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स they emit electromagnetic wave of a very short wavelength. Electromagnetic wave of very short wavelength. These are called X-ray. तो एक्सरे का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा वो मैं लिखवा दूंगा। तो अब समझ में आ गया एक्सरे हम लोग किसको एक्सरे बोल रहे हैं। चलिए अब एक और पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखे तो हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस। हार्डनेस यहाँ पे टर्म किससे रिलेटेड है? हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे रिलेटेड टू व्हाट? एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ एक्सरे। हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक तो है। एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे mostly depends on filament potential difference, and intensity of X-ray mostly depends on filament potential difference. क्या यहां तक सही है? हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल। यहां देखिएगा, लिखिएगा अभी यार, देखिएगा अभी यार, सुनिएगा अभी एक साथ, तीनों काम कीजिए। हार्डनेस ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन व्हाट? कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे यहाँ देखिए मोस्टली डिपेंड्स ऑन फिलामेंट पोटेंशियल। इसमें जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हीटेड होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट होगा। बट मोस्टली बोलने का सेंस है कि एक ऑप्शन बचा के रखे हैं, इसमें इसका कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। बट मेनली नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम जो इजेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पे कितना जाकर स्ट्राइक करेगा, करेक्ट है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इजेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ फोटोन। Hard X-ray and soft X-ray term related to energy of photon. If energy of X-ray photon are high, then it is called hard X-ray. If energy of X-ray photons are high, then it is called hard X-ray. And if energy of X-ray photon is low, then it is called soft X-ray. इस डायग्राम को हटाएं, ये डायग्राम को हटाया जाए।
एक और पॉइंट लिखिएगा, लेकिन ए पॉइंट लिखने से पहले यहाँ देखिएगा, प्लीज बात मत कीजिए। ये फिलामेंट है और ये क्या है, टारगेट मटेरियल, करेक्ट। और इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। तो क्या हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, करेक्ट है। तो यहाँ से ए लिख सकते हैं, क्या मैंने सही लिखा? यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था वो 0 स्पीड का था, राइट। इसका मतलब है कि टारगेट मटेरियल के पास आते हुए कितना हो जाएगा, और यही क्या है, कूलिंज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो स्टूडेंट एक्चुअल में अब जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि ओके, यहाँ से जो एक्सरे आउट होगा, तो ये जो एक्सरे आउट हो रहा है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्सरे में और हीट एनर्जी में। अब तब पूछा जाएगा कि एक्सरे में, इस एक्सपेरिमेंट में कूलिंज ट्यूब में मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन, अब मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन के एक मिनट रुकना है, और मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? कूलिंज ट्यूब में कट ऑफ वेवलेंथ। तो भाई कट मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन क्या हो सकता है? सर मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन का मतलब तो ये रहता कि जितना इस जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है उसके पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी था, ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू सिंगल फोटोन, ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, बट ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू सिंगल फोटोन। क्या इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू, मुझे खुश करने के लिए हाँ मत बोल दीजिएगा। एक कॉमन सेंस की बात है कि ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू सिंगल फोटोन, इसका मतलब है कि इसका रिटार्डेशन हुआ ही नहीं, राइट। ये स्ट्राइक होते ही सारा काइनेटिक, इसका मतलब है कि इसमें फोर्स नहीं लगा है, इसका मतलब, लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसको जो मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन, तो मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन कब हो सकता है? व्हेन ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सिंगल फोटोन, राइट। बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर जाते हैं, अब मान लेते हैं कि ये मेरा टारगेट मटेरियल का विड्थ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाई स्ट्राइक किया, राइट, और इसका यहाँ पे ये आ रहा है, फोर्स इधर लग रहा है ड्यू टू स्ट्राइक, राइट, रिटार्डेशन का। तो एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सिंगल फोटोन, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या एक ही फोटोन इजेक्ट करेगा या बहुत सारा? बोलते ही नहीं भाई, बहुत सारा ना। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन इजेक्ट होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट सो मेनी फोटोन्स। बट हम लोग बोल रहे हैं कि ओके मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन, तो मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन तो तभी हो सकता था व्हेन ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल फोटोन, राइट। और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, बट उसको क्या हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। बट फिर भी वो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसी को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ इन एक्सरे। क्या बोलेंगे? बट दैट कट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वो सबसे जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन रहेगा, कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कोई पूछा क्यों, तो वो उनको समझाना है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए डी एक्सेशन होना पड़ेगा। यहाँ पर डी एक्सेशन सोचे ही नहीं, भगवान का करिश्मा सोच लिए।
ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू सिंगल फोटोन, राइट। लेकिन इस टाइप का जो सिंगल फोटोन रहेगा उसका इंटेंसिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। नहीं लगता है कि हाइपोथेटिकल टाइप का बात हो रहा है, करेक्ट है ना। तो लिखिए, अब एक मिनट, लिखने से पहले मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। तो एक्चुअल में यहां पे ऑब्जर्व किया गया है कि एक गिवन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, गिवन कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं कि यहां पे कूलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस 50 kV है, करेक्ट। तो सिर्फ ओनली वन टाइप का एक्सरे का फोटोन रहेगा या सो में डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट, राइट। और उसमें कोई अब यहाँ पे एक सबसे शॉर्ट वेवलेंथ का, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा। इसी को हम लोग नाम क्या देंगे, कट ऑफ वेवलेंथ। और यह है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, राइट। तो यहाँ पे लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2 है, यहाँ पे लैम्डा 3 है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि लैम्डा बहुत बड़ा हो, तो लैम्डा अगर बहुत बड़ा तो एनर्जी बहुत कम, राइट। और इसमें ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक खास लैम्डा ऐसा भी रहेगा जिसका इंटेंसिटी एक्सरे में सबसे ज़्यादा रहेगा। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं भाई, हो सकता है कि एक लैम्डा ऐसा हो मतलब मान लेते हैं लैम्डा 1 का 100 फोटोन पर सेकेंड आउट हो रहा हो, लैम्डा 2 का 200 फोटोन पर सेकेंड आउट हो रहा हो, राइट। लेकिन एक खास लैम्डा जो इस लैम्डा, जिसको हम लोग लैम्डा m बोल देते हैं, एक खास लैम्डा का फोटोन सबसे ज़्यादा आउट हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब वो लैम्डा, मैं नहीं बोल रहा कि वो लैम्डा का एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी मोस्ट एनर्जेटिक तो एक ही रहेगा, राइट। अब मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन को हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। बाकी इसको छोड़कर, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन को छोड़कर बाकी ओनली वन टाइप का लैम्डा आउट नहीं होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ओनली वन टाइप का आउट क्यों नहीं होगा? तो क्या ओनली वन टाइप का क्या इनफॉर्म डी एक्सेशन हो रहा है? आपका जो डी एक्सेशन है इनफॉर्म है या एब्रप्टली है? और वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा था। जैसे जैसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी भी वेरी करेगा, राइट। जब जाते जाते कम्स इनटू रेस्ट, जब रेस्ट में आएगा तो उस पर फोर्स भी क्या कम लगेगा। इस तरीके से आउट होता रहता है। इसका मतलब एक रेंज ऑफ वेवलेंथ का एक्सरे आउट होता है। ओनली वन टाइप ऑफ फोटोन लैम्डा का एक्सरे या एक रेंज ऑफ वेवलेंथ का, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो रहेगा उसको हम लोग उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगा उसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। बट वो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक रहेगा उसका वो ऑलमोस्ट हाइपोथेटिकल मानिए, क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या ले रहा हूँ, 0, करेक्ट। वजह उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बस सोच सकते हैं कि अगर इफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सिंगल फोटोन which is not explained on the basis of classical theory of electrodynamics, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फोटोन मिलेगा वो क्या रहेगा, मोस्ट एनर्जेटिक। लेकिन अगर बाकी के लिए अगर स्ट्राइक करने के बाद ड्यू टू डी एक्सेलरेशन अगर एक्सरे आउट हो रहा है तो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? रेंज ऑफ वेवलेंथ। और उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी लेकर जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है उस काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 2% एक्सरे में कन्वर्ट होता है, 98% किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है एज ए हीट। लिखवाया जाए, समझ में आ गया? लिखिए, ओनली 2% ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, ओनली 2% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट बना के लिखिएगा, ऑलमोस्ट ओनली 2% kinetic energy of a striking electron converted into X-ray. It means most of the kinetic energy of electron waste as a heat. It means most of the kinetic energy of a striking electron waste as a heat. करेक्ट। एक और पॉइंट,
if we suppose that if we suppose that all kinetic energy of a striking electron, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा इसको, if we suppose that all kinetic energy of a striking electron, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, converted into single photon, then this photon is most energetic photon, then this photon is most energetic photon for a given Coolidge tube potential difference, then this photon is most energetic photon for a given Coolidge tube potential difference. If we suppose that all kinetic energy of a striking electron converted into single photon, then this photon is most energetic photon for a given Coolidge tube potential difference. क्योंकि Coolidge tube potential difference अलग करेंगे तो kinetic energy भी क्या हो जाएगा, अलग होते रहेगा. करेक्ट है ना, कॉमा दीजिए. But this cannot be explained on the basis of classical theory of electrodynamics. But this cannot be explained on the basis of classical theory of electrodynamics. एक मिनट, तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला कि दिस कन्वर्टेड इनटू सिंगल फोटोन, तो ये क्लास कंटिन्यूअस यहाँ से मिलेगा या सिंगल फोटोन का बात कर रहे हैं? ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वन. तो ये चीज़ ऑलमोस्ट इट इज़ काइंड ऑफ क्वांटाइज्ड. इसका मतलब है कि इट इज़ एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नॉट क्लासिकल, क्वांटाइज. लिख लीजिएगा, इट कैन बी एक्सप्लेन, जो मैंने बोला, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी. करेक्ट है ना? तो भाई मैं किसका बात कर रहा हूँ? इस लैम्डा का बात कर रहा हूँ. हेलो एवरीवन, मैं किसका बात कर रहे हैं? मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन. तो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन, तो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इसका मतलब लैम्डा मिनिमम. इसी लैम्डा मिनिमम को हम लोग क्या बोलेंगे? कट ऑफ वेवलेंथ. क्या बोलेंगे? एक्सरे में कट ऑफ वेवलेंथ. करेक्ट. तो क्या हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी? एट टारगेट मटेरियल, राइट? इक्वल टू व्हाट? एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन. एग्री ना? और ए वैल्यू कितना था? ई भी, जहाँ पे भी क्या है? Coolidge ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस. क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट बताए थे ना यहाँ पे, दिस वन स्टूडेंट, इक्वल टू व्हाट? HC बाई लैम्डा. कितना रहेगा? एच न्यू को लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा. ओके, तो लैम्डा इंटू वी इक्वल टू व्हाट? HC बाई. और सर ये तो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, बोले क्यों? 1242 EV/nm और डिवाइड व्हाट, ये और ये आपस में कैंसिल कर दिया. HC का वैल्यू रटा हुआ है ना. तो ये सारे वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हैं या कट ऑफ वेवलेंथ के लिए? तो लैम्डा इंटू वी, यहाँ पे लैम्डा क्या है? कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू. अभी क्या है? Coolidge ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू व्हाट? 1242 VNM. करेक्ट. यहाँ देखिए तो भाई, ऐसा कहीं पे पढ़े हैं? बोलेंगे ही नहीं.
नहीं लिखा उसका छोटा भाई या बड़ा भाई, राइट। लैम्डा इंटू ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, टेम्परेचर ज़्यादा तो उसका कट ऑफ वेवलेंथ ऐसा ही तो था भाई, राइट। तो इसका ग्राफ भी तो मोटा मोटी ऐसा ही है। तो यहाँ पे कुलिज ट्यूब का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, ये ऑब्जेक्टिव आएगा नीट वाले बच्चे। आप लोग तो इतना आसान ऑब्जेक्टिव आता है पूछिए मत, मतलब सही से अगर पढ़ लिया जाए थोड़ा सा एफर्ट लगाकर तो कुछ है ही नहीं। अब वो भी थोड़ा नहीं लगाना चाहते हैं सर, हर चैप्टर में आप यही बोलते हैं। तो डॉक्टर बनना है तो ऐसे तो बनिएगा नहीं, सिर्फ सीना रेस्ट का नाम जान के तो डॉक्टर थोड़े बन जाइएगा। राइट, कुछ भी हुआ सीना रेस्ट दे दो, उधर है मोटा मोटी 4-5, एक हो गया फीवर का जान गया पैरासेटामोल, उसी में सीना रेस्ट का कम्बिनेशन, एक क्या एस्प्रिन डिस्प्रिन, एक और होता है नहीं सर दर्द का क्या सेरिडोन, राइट। बहुत चलता है इंडिया में, तो सब लोग डॉक्टर हैं। किसी एक फॉरेनर आया इंडिया घूमने के लिए, तो वहाँ पे भाई एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कारपेंटर है तो वहाँ भी कमाल का कारपेंटर ही का काम करेंगे वो लोग, मल्टीपर्पज़ नहीं होते, एक काम उसमें एक्सपर्ट। यहाँ पे किसी से कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी बात कर रहा है ना, हर किसी भी टॉपिक पे सबका ज्ञान भरा हुआ है। हम लोग कारपेंटरी का काफ़ी काम कर सकते हैं, और ईंट जोड़ना है तो वो भी थोड़ा काम कर लेंगे। अच्छा फीवर हुआ ये ले लीजिए ना, तो इसमें काम कर जाता है, मतलब हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। अच्छा खराब बात नहीं है, कभी कभी तो काम करता ही है। चलिए इस, लेकिन एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बात नहीं है, ये क्या है, ऑल काइनेटिक कन्वर्टेड टू, इसका मतलब कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं, तो दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस एकदम बिल्कुल सिमिलर है विथ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। तो कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, तो कट ऑफ वेवलेंथ टुवार्ड्स राइट शिफ्ट होगा ग्राफ में या टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट। कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू कम एंड वाइस वर्सा, करेक्ट है ना। एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ इस पर प्रॉब्लम आएगा तो बन जाएगा, लिखिए इन कुलिज ट्यूब potential difference increases, value of cutoff wavelength decreases. It means cutoff wavelength, इट मीन्स यहाँ देखिए इस ग्राफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ डिक्रीजेज, इट मीन्स कट ऑफ वेवलेंथ शिफ्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट इन गिवन ग्राफ, इट मीन्स कट ऑफ वेवलेंथ शिफ्टेड टुवार्ड्स राइट या शिफ्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट, शिफ्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट। ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ यही ऑब्जेक्टिव कहीं पे पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट का ग्राफ दिखाया हुआ है। तो किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ आउट होता है फोटोन का, या सो मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक वर्टेक्स और एक ए वैल्यू। ए वर्टेक्स किसको करस्पॉन्ड करता है, जितना भी डिफरेंट वेवलेंथ है उसमें एक खास वेवलेंथ रहेगा जिसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन जिसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा क्या, उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, उसका एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगा, उसका नंबर ज़्यादा रहेगा। एनर्जी तो मोस्ट एनर्जेटिक तो ये रहेगा, मोस्ट एनर्जेटिक कौन रहेगा, दिस वन रहेगा। अब एक और पॉइंट लिखिए, ग्राफ ऑफ हायर पोटेंशियल डिफरेंस, ग्राफ ऑफ हायर पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल डिफरेंस किसका, कुलिज ट्यूब का, ग्राफ ऑफ हायर पोटेंशियल डिफरेंस becomes envelope of graph of lower potential difference.
ग्राफ ऑफ लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देखिए स्टूडेंट, ये अगर 60 kV का ग्राफ है, ये अगर 50 kV का ग्राफ है, ये अगर 40 kV का ग्राफ है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ देखिएगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उसका कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू कम रहेगा। और यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, वर्टेक्स पे हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे जो वर्टेक्स है वो भी टुवार्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब है कि जिस लैम्डा के लिए 40 kV में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, क्या वही लैम्डा दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का कॉरस्पॉन्ड करेगा या डिफरेंट लैम्डा हो जाएगा? डिफरेंट लैम्डा हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, वर्टेक्स ऑल्सो शिफ्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट। इतना लिखने से काम आपको पता चल जाएगा कि आप लैम्डा अलग रहेगा, राइट। क्या ऑल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेम मैक्सिमम इंटेंसिटी का लैम्डा का वैल्यू सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और हायर पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ लोअर पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ के लिए क्या काम करेगा? इनवेलप का। डिट्टो ऐसा ही बात मैंने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में किया था, करेक्ट। वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट वहाँ पे था टेम्परेचर, यहाँ पे क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ गया? खुद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, यहाँ देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे सपोज कीजिए एक खास लैम्डा का बात कर रहा हूँ, लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट इस ग्राफ के लिए भी है, ये लैम्डा नॉट इस ग्राफ के लिए भी है, लैम्डा नॉट इस ग्राफ के लिए भी है, हाँ या ना। मैं एक लैम्डा नॉट उठाया जो सब में है, नहीं था कि ये लैम्डा नॉट का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा इसमें है, करेक्ट। उससे कम इंटेंसिटी इसमें है और उससे कम इंटेंसिटी, इसका मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि जो लैम्डा तीनों ग्राफ में कॉमन रहेगा, यही कॉमन तो यहाँ से ही रहेगा ना भाई। देखिए ये वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इसमें है नहीं है। तो मान लेते हैं कि जिसका कट ऑफ, यहाँ देखिएगा, जिसका कट ऑफ वेवलेंथ सबसे बड़ा है, कट ऑफ वेवलेंथ सबसे बड़ा किसका रहेगा? 40 kV का। तो यहाँ के बाद का सारा वैल्यू इन सब में रहेगा, हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है। तो जहाँ से सारा वैल्यू कॉमन रहेगा वो सारा लैम्डा इसमें भी, यहाँ के बाद सारा लैम्डा इस ग्राफ का भी में भी मिलेगा, इस ग्राफ में भी मिलेगा, इस ग्राफ में भी मिलेगा। बट अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा करते हैं तो यहाँ का सारा लैम्डा का जो इंटेंसिटी इस ग्राफ में रहेगा उससे ज़्यादा इंटेंसिटी इस ग्राफ में रहेगा, राइट। और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी, इसका मतलब है कि कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ गिवन लैम्डा भी इंक्रीज होता है, अगर वो लैम्डा दोनों में जगह पे कॉमन है तो। एग्री ना? तो इस बात को भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो कहीं पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। आपने समझा मैंने क्या बोला? मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि जो लैम्डा कॉमन रहेगा तीनों ग्राफ में तो हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे इंटेंसिटी ज़्यादा उसका दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट है? बोलिए व्हाट द मीनिंग ऑफ व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट किसको बोलते हैं भाई? बोले सनलाइट। तो व्हाइट लाइट कुछ होता है ना, ओके, मतलब विजुअल लाइट, राइट। तो व्हाइट लाइट जहाँ से स्टार्ट होता है भिप की ओर, इसका मोटा मोटी हम बोलते हैं इंद्रधनुष, 7 रंग, मोटा मोटी जनरली 7 रंग, 7 कलर, राइट, भिप की ओर। अब उसको मिला के तो बहुत सारा कलर हो सकता है, बट मोटा मोटी फंडामेंटल कितना? 7। तो एक्चुअल में जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे खत्म होता है उसके बीच में कंटिन्यूअस सारा वैल्यू रहता है व्हाइट लाइट में। इसका मतलब भिप की ओर में जहाँ से स्टार्टिंग होगा, रेड पे जहाँ पे खत्म होगा, तो उसके बीच में ऑल लैम्डा एग्जिस्ट करता है, राइट। यहीं पे डिसकंटिन्यूटी रहता है, डार्क, तो कंटिन्यूअस हो गया, राइट। तो उस टर्म को ही यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसे बोला जाएगा व्हाइट एक्सरे। क्या बोला जाएगा? तो व्हाइट एक्सरे का मतलब कंटिन्यूअस एक्सरे। व्हाइट एक्सरे का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एक्सरे का मतलब है कि कट ऑफ वेवलेंथ के बाद
कट ऑफ वेवलेंथ तो भाई अलग दुनिया का बात हो गया, राइट, कि सारा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू व्हाट, बट उसको सिर्फ छोड़ दिया जाए तो उस कट ऑफ वेवलेंथ के बाद किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मानते हैं इस ग्राफ के लिए कट ऑफ वेवलेंथ यहाँ है, तो इसके इधर का लैम्डा तो नहीं मिलेगा, बट इसके बाद का सारा लैम्डा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑल लैम्डा मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ से जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिस पे जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं वाइट एक्सरे या कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे का मतलब समझ में आया क्या? we get all lambda but more than कट ऑफ वेवलेंथ के बाद लेस नहीं, we get all lambda greater than what, कट ऑफ वेवलेंथ। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। तो एक लाइन लिख लिया जाए, पहले मैं जो लिख पा रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। With increase in Coolidge tube potential difference, with increase in Coolidge tube potential difference, intensity corresponding to given wavelength, जो मैंने यहाँ पे समझाया ना भाई कि यहाँ का लैम्डा अगर लैम्डा नॉट है तो सबका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, उसी लाइन को मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ, इसी पॉइंट को। With increase in Coolidge tube potential difference, the intensity corresponding to a given wavelength increases. comma, with increase in Coolidge tube potential difference, the intensity corresponding to a given wavelength, कोई भी एक वेवलेंथ जो कॉमन है, given wavelength increases, comma, as well as lambda corresponding to maximum intensity, as well as lambda corresponding to, मैं वर्टेक्स का बात कर रहा हूँ, as well as lambda corresponding to maximum intensity also shifted towards a smaller wavelength, as well as lambda corresponding to maximum intensity also shifted towards higher wavelength या smaller wavelength। यहाँ पे maximum intensity का lambda यहाँ पे है, राइट, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये इधर शिफ्ट हुआ मैक्सिमम इंटेंसिटी या इधर शिफ्ट हुआ। क्या लिख रहे थे फिर से बोली तो, विथ इंक्रीज इन Coolidge tube potential difference also lambda corresponding to maximum intensity shifted towards a smaller wavelength। कहने का मतलब हुआ वर्टेक्स शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट या वर्टेक्स शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, वर्टेक्स शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। लिखिए एक और पॉइंट लिखिए, for given potential difference, for given potential difference we get all lambda greater than cut off wavelength। इसको एक पॉइंट ही बना लीजिएगा। for a given potential difference, कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ लाइक 40 kV या 50 kV या 60 kV, for a given potential difference we get all lambda greater than what, cut off wavelength। That's why these X-ray are also known as white X-ray or continuous X-ray। That's why these X-ray are also called white X-ray or continuous X-ray। यहाँ तक समझ में आ गया है? इसे प्रॉब्लम बाद में करेंगे, ठीक है। वाइट एक्सरे का ही एक नाम दिया गया कंटिन्यूअस एक्सरे, वाइट एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे। अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एक मिनट रुके, कंटिन्यूअस एक्सरे या वाइट एक्सरे का सोर्स क्या है? कंटिन्यूअस एक्सरे या वाइट एक्सरे का सोर्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट, राइट। और उसका सोर्स क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी का सोर्स कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक का सोर्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस।
और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अभी आप लोग फॉरवर्ड बायस्ड और बैकवर्ड बायस्ड और एनर्जी बैंड ये सब पढ़े हुए हैं नहीं, और इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट और होल का शिफ्ट, राइट, पढ़े हैं ना। इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो होल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर का नॉलेज नहीं है, बट इतना तो पता है। और कभी कभी इम्प्योरिटी होना भी बहुत खास होता है नहीं, सेमीकंडक्टर, उसमें इम्प्योरिटी क्या, उसके लिए डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज है। अब पूरा दुनिया सेमीकंडक्टर पे है भाई, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस देख रहे हैं सब क्या है। और उससे क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही, सर दुनिया रहे या नहीं रहे, मार्क्स आना चाहिए, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे बोल रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोल रहे हैं। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो जब माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा के ग्राफ को, तो उस ग्राफ में जब माइन्यूटली, ये बहुत होता है एक रफ एस्टिमेट, तो रफली देखा गया तो एक इस तरीके का ग्राफ नज़र आ रहा था, करेक्ट। बट अगर माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया गया तो उस ग्राफ में कहीं कहीं पे एक सर्टेन पीक नज़र आ रहा था, करेक्ट। और एक इस जो सर्टेन पीक है इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। क्या बोल रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे एक सर्टेन पीक नज़र आ रहा है और उसका वजह क्या हुआ, मैं यहाँ देखिए ड्रॉ कीजिए पहले, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक सिर्फ एक ही फार्मूला दिया हूँ, कौन सा? लैम्डा इंटू वी इक्वल टू 1242 वी है ना, ये तो कैंसिल। लैम्डा इंटू वी इक्वल टू व्हाट? 1242 वी एन एम, बस एक फार्मूला दिए हैं। देखिए तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को नजर आ रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक कौन सा इलेक्ट्रॉन है? यहाँ तक दिख रहा है, इस मार्कर तक, अच्छा मार्कर तक में, अच्छा n इक्वल टू 1 तक दिख रहा है। चलिए इससे जो भी अभी जो टॉपिक ले रहे हैं ना, उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आया हुआ है। और पता आई डोंट नो कि आपका नीट के सिलेबस में है या नहीं, शायद नीट के सिलेबस में एक्सरे नहीं है, क्या है? सिलेबस तो पता होना चाहिए भाई, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं कि आना क्या है। शायद नीट के सिलेबस में नहीं है, मोस्ट लाइकली है। अब देखिए कुछ बात बोलने से मैं डरता हूँ, अगर एक लाइन बोल दी कि नहीं है, शायद नहीं है, तो मेरे को बच्चे सोचे क्यों बैठे हुए हैं।
बट इस चैप्टर में लेकिन उसका रिलेशन कहीं पे रहेगा ना, मोस्टली जैसे का इक्वेशन यहाँ पे पढ़ाऊंगा, राइट, बोर मोडल का रिलेट करूँगा, तो सारा चैप्टर उससे क्वेश्चन आने के लिए सिर्फ नहीं पता, कहीं कहीं पे उसका यूज होता है। क्लास आते रहिएगा, पास में रह के क्लास छोड़ देते हैं, करते हैं लाइव शायद करते होंगे, पर इतना पास में रह के तो लाइव करें। मान लीजिए यहाँ से पेट्रोल पंप के पास मेरा घर है और वहाँ से लाइव क्लास कर रहे हैं, बताइए तो, या उससे भी इंटरेस्टिंग उस क्लास में बैठ के लाइव क्लास कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये हो सकता है। पेट्रोल पंप जस्ट आगे है। अच्छा, इस तरफ आप जाइएगा तो बगल में ही पेट्रोल पंप है, मतलब ज्ञान विकास से पहले। चलिए, अब आप जाकर देखना नहीं है, कभी जाइएगा तो देख लीजिएगा। लेकिन कहीं कहीं पे रहते रहते क्या होता है, अभी मुझे है ना कि मैं अगर वहाँ पे भी जाऊँगा तो वहाँ पे जितना भी लोग पेट्रोल भरते भी हैं, सबसे मुझे दोस्ती हो गया है। देखते देखते हाई हेलो हो जाता है, राइट, एक दिन में नहीं हो सकता है। अब प्लस देखते देखते उसमें से मैक्सिमम लोग मेरे ही गली में रहते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है, और उसमें मैक्सिमम लोग 11 बजे जाते रहते हैं, हम बिल्कुल आपस में बात करते हुए, तो और भी ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पे मैं खाना वाना खा के बाहर ऐसे घूमते रहता हूँ, अच्छा हो गया खाना, हाँ ठीक है, तो ऐसे करते हुए रिलेशन बनता है। वो सब मत सोचिए, ये सोचिए कि इतना पैसा कमाएं कि वो सब कीमत आपके लिए कुछ नहीं लगे, उसको अलग तरीके से सोचिए। एक दोहा है ना, क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास ग्रल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन और सरल हो। मतलब क्षमा भी किसको कर रहे हैं, जिसके पास कुछ कैपेबिलिटी था, जो ऐसे ही क्षमा, जिसके पास कुछ कैपेसिटी नहीं, उसको क्या आप बोल रहे हैं इसको क्षमा कर रहे हैं। कहने का सेंस है कि कुछ अपना अगर लेवल नहीं है तो पहले अपना लेवल को किसी भी तरीके से बड़ा करना है। ये सब बहुत मोटिवेशनल है। जैसे आज सुबह ही मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तो आज के डेट में तो ये सब इंस्पायरिंग चीज़ पढ़ना ही ख़त्म हो गया। मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, सारा दुनिया तो यूट्यूब में आ गया ना, राइट। कुछ भी मोटिवेशन देखना है तो वहाँ पे इतने लोग मोटिवेटर हैं, और उसमें आधा से ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं, तो उसमें तो समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी कभी आप अभी तैयारी के टाइम पे है तो एक आध बुक, जैसे एक मैं बुक खुद के लिए पढ़ा था, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वही आप ही कीजिए, हो तो मुझसे भी अच्छा रैंक आपका आ जाएगा। तो मैं अपने टाइम पे एक मोटिवेशन के लिए एक बुक खरीद के लाया था, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, तुम भी जीत सकते हो, उसका मतलब हुआ। और उसमें पहला ही पेज में था कि डेली एक स्टोरी पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी था उसमें। मतलब वो एक डेली लंच के बाद एक पढ़िए, मतलब वो बूस्टर का काम करेगा। अब डीमोटिवेट हो रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा ही नहीं होगा, एक स्टोरी बस डेली पढ़ना है। तो अगर 4 महीना बचा हुआ है, उसमें एक स्टोरी पढ़ने में 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट, तो 4 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। एक लंच किए, सोना है, एक 1 आवर पढ़ के सो गए, मोटिवेशन आ गया। क्योंकि आप डेली सोचिएगा कि आपको पेरेंट्स मोटिवेट करते रहेंगे, मैं तो करते ही रहता हूँ, बट टीचर का एक ही बात सुनते सुनते बच्चे भी बोर हो जाते हैं, सर तो डेली तो एक ही बात बोलते हैं, बट मेरे पास और कुछ नया है भी नहीं। यही कोई आपका ही सीनियर अगर जो क्रैक कर मेडिकल कर लिया है, उसका बात अगर कोई आके बोलेगा तो उस बात को ज़्यादा सीरियस बच्चे ले लेते हैं। और वही बात अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करना है, तो डे 1 से सुनते सुनते बोर हो गए हैं। चलिए, ये है फिलामेंट इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? जनरली ये सब गेम, कबड्डी देखें कभी, उसमें कभी कभी हम लोग जाते हैं तो उसको लेकर ही चले जाते हैं, मैं आउट हो रहा हूँ तो तुम भी नॉकआउट, राइट। तो ये है फिलामेंट। कबड्डी भी आज के डेट में टीवी पे आता है भाई, उसका भी टीम बना हुआ है। अच्छा है ना, देसी खेल को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। वो अब वो नहीं रहा, कबड्डी और कुश्ती पहले वाला नहीं रहा, वो अलग लेवल पे काम होता है।
तो ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम जो फिलामेंट इलेक्ट्रॉन है वो तो ड्यू टू रिटार्डेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज कर रहा है, वाइट एक्सरे। बट इट माइट भी ऐसा भी तो हो सकता है कि टारगेट मटेरियल में जब हीट कर रहे हैं और ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली कोलाइड कर जाए और इस इलेक्ट्रॉन को लेते हुए नॉकआउट कर दे, है ना। इसका मतलब इफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, और स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, फिलामेंट इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वेरी हाई स्पीड और के सेल के इलेक्ट्रॉन से अगर स्ट्राइक कर गया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर स्ट्राइक करेगा तो एनर्जी इंपार्ट करेगा, राइट, ड्यू टू वेरी हाई मोमेंटम। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर आउट कर दिया उसके एटम से, किसके एटम से, इस जो एटम था किसी एक खास एटम का मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हो गया तो होल कहाँ क्रिएट होगा, तो अगर इफ दिस इलेक्ट्रॉन, अगर ये मेरा नॉकआउट इलेक्ट्रॉन है तो देयर इज ए होल क्रिएटेड। अगर यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फिलामेंट इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, आउट कर दिया, डायरेक्ट अगर इससे कोलाइड हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर होल क्रिएट होगा, ध्यान से आप समझिएगा, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है ऑल आर वेटिंग फॉर व्हाट, कि न्यूक्लियस के जितने पास जाए, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा, स्टेबिलिटी मोर, राइट। तो अगर यहाँ इस होल को भरने के लिए अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो दिस इज द केस ऑफ एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, बोलिए डी एक्साइटेशन, राइट। और यहाँ से कहाँ आया, एल से के पे आया, करेक्ट। तो यहाँ से डायरेक्टली के में इस होल को, होल कहाँ क्रिएट हुआ है, इफ नॉकआउट इलेक्ट्रॉन इज के सेल इलेक्ट्रॉन देन देयर इज ए होल क्रिएटेड इन के सेल, मतलब ऑर्बिट नंबर 1, राइट। और इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ का एल सेल का इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्टली यहाँ आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ, फर्स्ट लाइन मतलब के लाइन, राइट। और इसको बोलता है के अल्फा, क्या बोलते हैं, के अल्फा। और ये के अल्फा किसका नाम दे रहे हैं, फोटोन का, किसका नाम दे रहे हैं, फोटोन का, राइट। के अल्फा कौन सा, के सीरीज, क्या बोलेंगे, के सीरीज। सर कुछ मोर और लेस लाइमन के जैसा लग रहा है, मोर और लेस किसके जैसा लग रहा है, लाइमन के जैसा लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इस एम का इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली के पे आ जाए, कहाँ पे, इसका तो कहीं का भी इलेक्ट्रॉन इफ होल क्रिएटेड इन के सेल, और यहाँ का के सेल को छोड़कर बाकी जगह का इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्टली के सेल के होल को भरने के लिए अगर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे के सीरीज, क्या बोलेंगे। अब के सीरीज का नाम दिया गया है के अल्फा, के बीटा, के गामा, क्या नाम दिया गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड सो ऑन, राइट। तो के अल्फा बोलते हैं फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट लाइन का मतलब ऑर्बिट नंबर सेकंड से ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में, मतलब एल से ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव भाई मेडिकल वाले, ऑर्बिट नंबर एल से ऑर्बिट नंबर के में अगर इलेक्ट्रॉन आता है किसको भरने के लिए, इस होल को भरने के लिए, तो होल फिर कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एल में। लेकिन अगर यहाँ तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, के अल्फा। तो अगर यहाँ से एम से के पे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ के सीरीज, तो इसको बोलते हैं के बीटा, क्या बोलेंगे, के बीटा। और यहाँ से अगर यहाँ आ गया, करेक्ट, तब इसको क्या बोलेंगे, के गामा। आप बोलिए के अल्फा, के बीटा, के गामा में सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक फोटोन किसका रहेगा, लीजिए के अल्फा या के गामा, ये राइट। तो भाई इसका अगर एनर्जी ज़्यादा तो इसका वेवलेंथ कम, इसका एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ क्या रहेगा, कम। तो के अल्फा, के बीटा, पहले ये बताइए के अल्फा, के बीटा, के गामा का मतलब समझे, क्या समझे, के अल्फा, के बीटा, के गामा करस्पॉन्ड टू ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जम्प टू व्हाट, के सेल। और के सेल में क्या हुआ है, होल क्रिएट हुआ है। होल किसने क्रिएट किया है, फिलामेंट इलेक्ट्रॉन ने। किसको नॉकआउट कर दिया, पहले तो न्यूट्रल था, नॉकआउट किसको किया, के सेल के इलेक्ट्रॉन को, करेक्ट। एक मिनट बाद में इसमें कर लेंगे, अभी देख लेते हैं। तो सर यहाँ पे अगर होल क्रिएट हो रहा है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फिलामेंट इलेक्ट्रॉन एल सेल का इलेक्ट्रॉन को भी तो नॉकआउट कर सकता था जिससे स्ट्राइक करेगा। तो अगर यहाँ पे होल क्रिएट होगा एल सेल में तब वहाँ पे जो लाइन बने, जो सीरीज बनेगा उसको बोलेंगे एल सीरीज, क्या बोलेंगे,
उसमें भी नाम रहेगा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। तो एल अल्फ़ा, एल बीटा एंड एल गामा, करेक्ट है ना? एल अल्फ़ा, एल बीटा एंड एल गामा। तो एल अल्फ़ा किसको बोलेंगे? एम से एल पे जाएगा। एल बीटा किसको बोलेंगे? वैसे ही तो एम सीरीज भी रहेगा। एम अगर होल यहाँ पे क्रिएट होता है देन, तो होल यहाँ पे क्रिएट होगा तो फर्स्ट लाइन एम अल्फा बोलेंगे जब एन से कहाँ पे आएगा? एम पे आएगा। तो के सीरीज, के में कितना हो सकता है? मैं तीन भी अगर याद रखते तो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा एन एल गामा, एम अल्फा, एम बीटा एन एम गामा। तो एक मिनट, बट भाई ये जो पोटेंशियल ये जो एनर्जी गैप है, ये किसके बीच का एनर्जी गैप है? तो सर ये तो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप है, मतलब एटम के अंदर का एनर्जी गैप है। तो एटम का अंदर का एनर्जी गैप, इज इट डिपेंड ऑन कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है। इसका एनर्जी, कुलिज ट्यूब का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा और कम करने से एटम के अंदर का एनर्जी गैप और उसके ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप क्या चेंज होगा या वो फिक्स है? फिक्स है। इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन, बहुत इंटरेस्टिंग था, फॉर ए गिवन टारगेट मटेरियल अगर कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा या कम भी करते हैं तो के अल्फ़ा जहाँ पे है वो अलग पोजीशन चेंज होगा के अल्फ़ा का, या फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा। इसका मतलब है कि जो के अल्फ़ा का पीक फॉर ए गिवन टारगेट मटेरियल, मान लेते हैं मॉलिब्डेनम है, तो मॉलिब्डेनम को यहाँ रहने देते हैं और कुलिज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते हैं, तो मॉलिब्डेनम के अंदर के और एल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कुलिज ट्यूब के पोटेंशियल डिफरेंस से वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब 50 kV पे जहाँ पे के अल्फ़ा के क्रॉसबॉन्डिंग लैम्डा का जो वैल्यू रहेगा, और 40 kV पे के अल्फ़ा का जो लैम्डा का वैल्यू रहेगा डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन लैम्डा का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। आप लोग बात समझे मैंने क्या समझाया? अरे ये जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ से जो यहाँ आता है, जो लैम्डा मिलता है यहाँ से जो यहाँ आता है, जो इस होल को भरने के लिए जो लैम्डा मिलता है ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी लैम्डा, इन सारे लैम्डा को के सीरीज के का, के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा, एल के लिए एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गामा, एम के लिए एम अल्फ़ा, एम बीटा, एम गामा, इन सब को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरे या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का सोर्स क्या रहा? व्हाट इज सोर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? इज इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? ये सोर्स रहा ड्यू टू क्रिएशन ऑफ व्हाट? होल इन द एटम, राइट? और वो कौन करता है? इसको सब कुछ मैं लिखवा दूंगा। वो करता है फिलामेंट इलेक्ट्रॉन किसी सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? नॉकआउट। और जिस भी सेल में नॉकआउट होता है उससे वहाँ पे एक होल क्रिएट होता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी रहता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? न्यूक्लियस के पास आना ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, ड्यू टू फॉर मोर अट्रैक्शन। तो उस होल को भरने के लिए जहाँ से जहाँ जंप हो रहा है तो उससे क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ मिलता है, राइट? वो वेवलेंथ को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। करेक्ट है ना? तो अब लिखवाया जाए। बहुत बढ़िया से इस ग्राफ को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? पहले मुझे समझाना था कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का सोर्स समझ जाइए। लिखिए, द शार्प पीक्स ऑब्टेन्ड इन ग्राफ, द शार्प पीक, इसको मैं बोल रहा हूं, द शार्प पीक ऑब्टेन्ड इन द ग्राफ आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। द शार्प पीक ऑब्टेन्ड इन द ग्राफ आर नोन एज characteristic X-ray because they are characteristic of target material, because they are characteristic of target material.
एक और पॉइंट बनाइएगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिशन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिशन occurs when an energetic electron, characteristic X-ray occurs when an energetic electron collide with target and remove an inner shell electron from atom, and remove an inner shell electron from atom, comma, the vacancy created in the cell is filled when an electron, the vacancy created in the cell is filled when an electron from higher energy level drops into it. उसके बाद लिखिएगा, सपोज वैकेंसी क्रिएटेड इन के सेल, सपोज वैकेंसी क्रिएटेड इन के सेल suppose vacancy created in K cell is filled by an electron dropping from next higher energy level L cell is filled by an electron dropping from next higher energy level L cell then it is called K alpha characteristic X-ray. Then it is called K alpha characteristic X-ray. यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए मान लेते हैं के सेल है, ठीक है। वैकेंसी कहाँ पे क्रिएट हुआ? के सेल में। कैसे क्रिएट होगा आपको समझ में आ गया है? एल एम एन, तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आ गया तो इस यहाँ से जो आउट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? के अल्फा एक्सरे, करेक्ट। और यहाँ से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? और के सीरीज। अगर वैकेंसी के में है तो उसको भरने के लिए जहाँ से भी आएगा, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? के बीटा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? के गामा। ये तो समझ में आ गया। तो बोलिए एनर्जी वाइज सब एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? के अल्फा ग्रेटर देन व्हाट? के बीटा ग्रेटर देन के गामा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा भाई, ये एनर्जी का सबसे बड़ा ना, राइट। एक किसका ऑर्डर है? एनर्जी का। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? के गामा लेस देन व्हाट? के बीटा लेस देन के अल्फा। एक इसका है ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब कम से कम ये तो समझ में आ गया कि के सीरीज का जो पीक रहेगा उसमें लैम्डा के क्रॉसपॉन्डिंग अगर देखेंगे, यहां देखिए, अगर आपसे बोला जाएगा कि देखिए ऑल थ्री पीक्स क्रॉसपॉन्ड टू के सीरीज, के एक्सरे, तो कौन सा इसमें के अल्फा का रहेगा, कौन सा के बीटा का रहेगा, कौन सा के गामा का रहेगा? एक इसका रहेगा के अल्फा का। के अल्फा ऑलवेज के बीटा के राइट में रहेगा, राइट। एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम एंड वाइस वर्सा, तो एनर्जी कम तो लैम्डा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्या सही बोल रहे हैं? एक इसका करस्पॉन्डिंग रहेगा के बीटा, एक इसका करस्पॉन्डिंग रहेगा के गामा रहेगा, करेक्ट।
और मान लेते हैं कि 40 kb पे था, यहाँ देखिएगा किस पे था, अगर 50 kb पे रहेगा तो क्या ये पीक यहाँ पे ही रहेगा, इसका वैल्यू ये वैल्यू चेंज होगा या फिक्स रहेगा? सर कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कम और ज़्यादा करने से के और एल सेल के बीच का एनर्जी गैप चेंज नहीं होगा, तो लैम्डा का वैल्यू तो फिक्स रहेगा ना भाई। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वैल्यू क्या कुलिस्टिव का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कम करने से चेंज होगा या चेंज नहीं होगा? सर इसका वैल्यू तो डिपेंड करेगा टारगेट मटेरियल पे, नॉट कुलिस्टिव पोटेंशियल। इसका मतलब वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डज नॉट डिपेंड ऑन कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल क्यों? हाइड्रोजन का फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप और हीलियम का क्या सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तो एलिमेंट अलग तो उसके बीच का ऑर्बिट का एनर्जी गैप अलग, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो लैम्डा है वो कुलिस्टिव का पोटेंशियल डिफरेंस वो डिपेंड करेगा टारगेट मटेरियल पे। करेक्ट है ना? इसका मतलब मान लेते हैं इसी ग्राफ को अगर 50 kb पे, तो ठीक है ये कट ऑफ वोल्टेज है, ये क्या है, बट ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा भाई। जहाँ पे के अल्फा अगर टारगेट मटेरियल को फिक्स रखते हैं तो पीक का इंटेंसिटी बढ़ सकता है बट वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये 50 kb का ग्राफ है, तो के अल्फा जहाँ पे 40 kb के लिए था वैल्यू, वहीं पे क्या रहेगा 50 kb के लिए। उसका इंटेंसिटी बढ़ सकता है बट वैल्यू चेंज नहीं करेगा। करेक्ट है ना? लिख लीजिए। इसका मतलब एक मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहां पे, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डज नॉट डिपेंड ऑन, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डज नॉट डिपेंड ऑन कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, does not depend on कुलिस्टिव potential difference, it depends on target material, it depends on target material. It means peaks always in the same position, इन सब पीक का बात कर रहा हूं। अगर के अल्फा का पीक है, यहां देखिएगा ये किसका पीक है, के अल्फा का, इसका तो पीक्स ऑलवेज इन द सेम पोजीशन फॉर ए गिवन टारगेट मटेरियल इवन इफ कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस आर चेंजिंग, राइट? इट मीन्स पीक्स ऑलवेज इन द सेम पोजीशन फॉर ए गिवन टारगेट मटेरियल। It means peaks always in the same position for a given target material, no matter what the applied कुलिस्टिव potential difference, no matter what the कुलिस्टिव potential difference are applied, no matter what the कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस आर अप्लाइड। मतलब कहने का सेंस हिंदी में ये हो गया कि कुलिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज भी कर रहे हैं तो इसका वैल्यू चेंज, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू चेंज डिपेंड कर रहा है के और एल के बीच का एनर्जी गैप, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, के और एम के बीच का एनर्जी गैप। तो क्या एटम का एनर्जी गैप चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से? नहीं चेंज होगा। करेक्ट है ना? तो एक क्लास और थ्योरी में लगेगा, तो मान के चलिए एक्सरे में 1.5 क्लास, तो बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे तो 2 क्लास में एक्सरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में एक ही टॉपिक बचेगा ना, रेडियो एक्टिविटी। करेक्ट? आज के में हाँ स्टूडेंट बोलिए। स्टूडेंट कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में मैंने ये बोला था कि एक मिनट कट ऑफ, कोई ऑनलाइन में पूछ रहे हैं क्वेश्चन,
कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब था कि अगर हम लोग सपोज कर लें, लेट अस बी सपोज दैट कि ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सिंगल फोटोन। बट वो तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाएंगे तो डी एक्सलेटेड होगा, बहुत सारा डिफरेंट वेवलेंथ का एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। तो अगर सारा काइनेटिक एनर्जी एक सिंगल फोटोन को सपोज किया जाए तो बात तो क्या हो गया, इट इज़ काइंड ऑफ क्वांटाइज्ड, एक सिंगल बात का डिस्क्रीट मैनर हो गया, राइट। कंटिन्यूअस हुआ या डिस्क्रीट हुआ, डिस्क्रीट हुआ। ये तो क्वांटाइजेशन का थ्योरी था ना कि इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो इट इज़ तो उसको हम लोग किस बेसिस पे एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो जो हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ एक्सप्लेन ऑन द ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा, कट ऑफ वेवलेंथ एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ पहला ऑप्शन, सेकंड क्वांटम थ्योरी, सी बोथ डी नॉन ऑफ दी। तो कौन सा थ्योरी, क्वांटम थ्योरी बोलिएगा, ठीक है। अब बाकी रट जाइए।